मेरे पति ने मुझे घुट घुट कर जीने पर मजबूर कर दिया था। मेरे मायके वालों ने मुझे बहुत अच्छे से पाल पोस कर बड़ा किया था। कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। लेकिन जब से मैं अपनी ससुराल आई थी, मेरे पति ने मुझे एक एक पैसे के लिए मोहताज कर दिया। फिर एक दिन मेरे ससुर ने कुछ ऐसा किया कि मेरे पति के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। अपने बेटे को बहुत अच्छा सबक सिखाया। मेरा नाम कनिका है। मेरी शादी को 5 साल हो गए। दिल्ली जैसे बड़े शहर में मेरा छोटा सा परिवार था। मेरे परिवार में मेरे पति कार्तिक और ससुर श्यामलाल जी थे। मेरी सासू माँ का देहांत अभी कुछ समय पहले एक रोड एक्सीडेंट में हो गया था। उन्होंने भी मुझे कभी अपनाया नहीं था। वो भी हमेशा अपने बेटे के पक्ष में ही रहती थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शादी के बाद मेरी दुनिया ऐसी हो जाएगी। कार्तिक नाम का इंसान, जो बाहर से तो बहुत सीधा और शरीफ लगता था, लेकिन घर की 4 दीवारी में उसका चेहरा बदल जाता था। मुझसे कार्तिक कभी भी ढंग से बात नहीं करता था। वो मुझे हमेशा इस तरह से देखता था कि जैसे मुझे खा जाएगा। मेरे पास अपने लिए ना कभी जेब खर्च होता और ना ही मैं अपने लिए कभी कोई तोहफा ले पाती। मैंने अपने मायके में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं महसूस की थी, लेकिन यहाँ मैं छोटी छोटी चीजों के लिए भी कार्तिक से पैसे मांगती तो कार्तिक के चेहरे पर ऐसे सिकन आ जाती जैसे पैसे मांग के मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। कई बार तो मेरे बिना कहे ही सब्जी वाला उधार दे जाता और मैं रात को अकेले बैठकर बस आंसू बहाती। मैं अपनी पसंद की एक चूड़ी भी नहीं ले सकती। मुझे बस अपने ससुर श्यामलाल जी का ही सहारा था। एक वही थे जिनसे मुझे थोड़ी राहत मिलती थी। मैंने हमेशा उनके अंदर अपने पिता को देखा। ससुर जी रिटायर्ड सरकारी अफसर थे। उनका स्वभाव शांत था, लेकिन आंखों में बहुत ही गहराई थी। वो कभी कुछ कहते नहीं थे, बस सब देख रहे होते थे। एक रात मुझको बहुत तेज बुखार था। दवाई के लिए पैसे की जरूरत थी। मैंने कार्तिक से कहा, दवाई लानी है, पैसे दे दो। कार्तिक ने गुस्से में कहा, जरा सा बुखार है, इतना भी नहीं संभलता तुझसे, कल ले आऊंगा मैं खुद। लेकिन उस रात मेरा बुखार बहुत बढ़ गया। मैं रात भर पसीने से भीगती रही। ससुर जी ने ये सब देखा। वो धीरे से मेरे कमरे में आए और मेरे सिर पर हाथ रखा। बेटा ये ले दवाई, मैं ले आया हूँ। वो रात मेरे लिए एक इशारा थी कि कोई तो है जो उसे अब भी अपनी बेटी मानता है। ससुर जी ने अगले दिन कार्तिक को डिनर पर बुलाया। ससुर जी ने कार्तिक से कहा, आ बैठ, कुछ बात करनी है। कार्तिक को लगा पापा कुछ पुराने किस्से सुनाएंगे, लेकिन उन्होंने सीधे कहा, तुझे मालूम भी है तेरी बीबी के पास अपने लिए पैसे भी नहीं है। तू इंसान है या कसाई? कार्तिक चुप था। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा, पापा आप बीच में मत पड़िए, ये हमारे और कनिका के बीच का मामला है। ससुर जी की आंखों में पहली बार गुस्सा चमका। बेटा अब ये तेरा मामला नहीं है, ये मेरा मामला है। मैं उसे इस घर में बेटी बनाकर लाया था। मैंने अपने दोस्त से वादा किया था कि उसको कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मैंने अपनी बेटी को तेरे हवाले किया था, गुलाम नहीं बनाया था। उस रात पापा जी ने मुझको अपने कमरे में बुलाया। बेटा कल से सब बदल जाएगा। मैंने डरते हुए पूछा, क्या करने वाले हैं पापा जी? पापा जी ने बस मुस्कुराकर कहा, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा बेटी। पापा जी की बातें सुन के मेरी आंखों में थोड़ी उम्मीद जागी, लेकिन साथ ही दिल में डर भी बैठ गया। आखिर पापा जी क्या करने वाले थे? क्या घर में कोई बड़ा तूफान आने वाला था? अगले दिन घर में कुछ बदला बदला सा माहौल था। मैं चाय बना रही थी कि तभी पापा जी ने मुझे धीरे से बुलाया, बेटी आज मुझे तुम्हारे साथ बाजार चलना है। मैंने पापा जी को चौंक कर देखा। बाजार? लेकिन पापा जी कार्तिक। पापा जी ने मुस्कुराकर कहा, उसको सोने दे, अभी उसे कुछ पता नहीं चलेगा। पापा जी मुझको सीधे पास के मार्केट ले गए। पहली बार मैंने अपनी ससुराल के किसी मर्द के साथ यूं खुलेआम बाजार घूमने गई। उन्होंने मुझसे कहा, बेटी जो चाहिए तुमको ले लो। मेरी आंखों में आंसू थे। पापा जी इतना सब? पापा जी ने पर्स खोला। बेटा ये पर्स अब तुम्हारा है,
अब से तुम्हारे खर्च का जिम्मा मेरा है, ना कि उस बेगैरत का। मुझको यकीन नहीं हो रहा था। मैं चुपचाप सब कुछ सुन रही थी। एक साड़ी, एक सूट, कुछ जरूरी सामान। आज पहली बार मैं खुद के लिए कुछ खरीद रही थी। जब मैं घर लौटी तो कार्तिक दरवाजे पर खड़ा था। उनकी आंखों में शक और गुस्सा साफ दिख रहा था। कहाँ गई थी? उसने मुझ पर दांत किटकिटाए। पापा जी बीच में आ गए और बोले, मेरे साथ गई थी बहू, तुझे कोई दिक्कत है तो बोल। और सुन, अब से इसके खर्चे के लिए इसका बाप जिंदा है अभी। कार्तिक ने चीखते हुए कहा, पापा आप क्यों मेरे बीच में पड़ रहे हैं? पापा जी ने अपनी कड़क आवाज में कहा, क्योंकि ये सिर्फ तेरी बीबी नहीं, मेरी बेटी भी है, और मैं इसे रोते हुए नहीं देख सकता। इसीलिए उसे तकलीफ देने की कोशिश मत करना। उसी रात जब मैं अपने कमरे में थी तो मुझे खटर पटर की आवाज आई। मैंने देखा पापा जी अपनी पुरानी अलमारी से कुछ कागजात निकाल रहे थे। मैं धीरे से उनके पास गई। पापा जी ये क्या है? उन्होंने मुझे इशारे से चुप कराया। बस देखती जा बेटी, अब तेरा हक तुझे मिलेगा। मुझे समझ नहीं आया कि पापा जी क्या योजना बना रहे हैं। अगले दिन कार्तिक ऑफिस से जल्दी लौटा। उसने देखा कि पापा जी और मैं आपस में फुसफुसाकर बात कर रहे थे। वो गुस्से में आया। क्या चाल चल रहे हो तुम दोनों? पापा आप क्यों इसको सिर पर चढ़ा रहे हो? पापा जी ने कार्तिक की तरफ देखा और बोले, अब तक तूने इसे अपने पैरों तले कुचला था बेटा, अब ये तेरे बराबर खड़ी होगी। धीरे धीरे पड़ोस में भी बातें फैलने लगी। श्यामलाल जी ने अपनी बहू को पैसे देने शुरू कर दिए हैं। अब कुछ लोग हंसते तो कुछ जलते, लेकिन पहली बार मुझे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं अब खुद को थोड़ा मजबूत महसूस करने लगी थी। एक शाम पापा जी ने मुझको बुलाया और मुझसे कहा, बेटी तेरे नाम से एक बैंक अकाउंट खुलवाना है। मैं इसमें हर महीने तुम्हारा खर्चा डाल दूंगा। तू किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी। पापा जी की बातें सुन मैं रो पड़ी। पापा जी आपने मेरे लिए इतना सब। पापा जी ने मेरा सिर सहलाया और बोले, जब बेटा निकम्मा निकले तो बाप को बाप बनकर ही खड़ा होना पड़ता है। पापा जी की बात सुनने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई, लेकिन कार्तिक भी चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने अपने दोस्तों से बात करनी शुरू कर दी कि पापा जी को कैसे रोका जाए। ये सब मेरा अपमान है। कार्तिक के दिमाग में कहीं न कहीं एक गहरी साजिश पक रही थी। आखिर कार्तिक कोई बड़ा कदम उठाने वाला था क्या? मुझको अभी नहीं पता था कि आने वाले दिनों में मुझे किस तूफान से गुजरना पड़ेगा। कार्तिक अब हर दिन चिड़चिड़ा रहने लगा था। उसके दोस्त उसे भड़काते, तेरे बाप ने तुझे निकम्मा साबित कर दिया। बीबी को पैसे दे रहा है, कल को सारी जायदाद भी उसी के नाम कर देगा। एक रात कार्तिक ने शराब के नशे में मुझसे कहा, जो पैसे तुझे मिल रहे हैं ना, उनसे अपनी इज्जत भी खरीद लेना। मैंने पहली बार आंख में आंख डालकर कहा, इज्जत मुझे किसी से खरीदनी नहीं पड़ती। मैंने वो ताना खामोशी से नहीं सुना। मैंने खुद को अंदर से मजबूत महसूस किया। अगले दिन कार्तिक ने पापा जी को सामने से रोक लिया। पापा आप ये सब बंद कीजिए, वरना मुझे भी कोई ठोस कदम उठाना आता है। पापा जी ने सर्द नजरों से कार्तिक को देखा। कैसा कदम? क्या करेगा तू? कार्तिक के पास जवाब नहीं था। वो बस गुस्से में पैर पटकता हुआ अंदर चला गया। मुझको अब डर लगने लगा था। मैं रात को ठीक से सो भी नहीं पाती थी। एक रात मैंने पापा जी से कहा, पापा जी कहीं कार्तिक मुझे या आपको नुकसान तो नहीं पहुंचा देगा? पापा जी ने मेरा हाथ थामा। तू चिंता मत कर बेटा, डरना आपसे उसका काम है, तेरा नहीं। पापा जी अगले दिन किसी वकील से मिलने गए। उनके हाथ में एक फाइल थी। घर लौटे तो पापा जी ने मुझको इशारे से बुलाया। ये पेपर्स देख ले बेटा, ये तेरे हक में हैं। मेरी आंखें फटी रह गईं। पापा जी घर का कुछ हिस्सा मेरे नाम कर चुके थे। मैंने कांपते हुए कहा, पापा जी ये तो बहुत बड़ी बात है। पापा जी बोले, बेटी जो हिस्सा तेरा है वो कोई छीन नहीं सकता। कार्तिक को उन सब बातों की भनक लग चुकी थी। वो चुपके से मेरे कमरे में घुसा और अलमारी में फाइलें ढूंढने लगा। तभी मैंने दरवाजा खोला। मैंने कार्तिक को रंगे हाथों पकड़ लिया। क्या ढूंढ रहे हो कार्तिक? मैंने पूछा। कार्तिक ने मुझे धक्का दे दिया। तू अब मुझे सबक सिखाएगी? मैं गिरते गिरते संभली, लेकिन अब मेरी आंखों में डर नहीं था। अब मोहल्ले में सब बातें कर रहे थे, देखो बहू ने कैसे हक लिया है।
कुछ औरतें मुझसे ईर्ष्या करने लगी थी, कुछ मेरे हौसले की तारीफ करती थी। मैंने पहली बार पड़ोसियों की बातें अनसुनी कर दी। अब मुझे किसी की परवाह नहीं थी। कार्तिक ने अपने दोस्तों से एक गंदी चाल चलवाई। किसी ने पापा जी के नाम से एक फर्जी कागज बनवाकर उन पर कर्ज का झूठा केस डाल दिया। एक दिन पापा जी को पुलिस का नोटिस आया, आपके ऊपर फ्रॉड का आरोप है। कनिका के पैरों तले से जमीनें खिसक गई। ये सब क्या हो रहा है पापा जी? पापा जी शांत थे। ये कार्तिक का आखिरी दांव है बेटी, अब देखना वो कैसे पलटेगा। पापा जी ने उसी वक्त अपने पुराने दोस्त जो पुलिस विभाग में थे उनको बुलाया। किसने झूठे दस्तावेज बनाए सब पता लगाओ। मेरे मन में डर और विश्वास की अजीब लड़ाई चल रही थी। पापा जी के पुराने दोस्त इंस्पेक्टर शर्मा अगले ही दिन घर आए। उन्होंने कार्तिक को बुलाकर सामने बिठाया। हम सब जानते हैं बेटा कि फर्जी दस्तावेज किसने बनवाए हैं। दस्तखत से लेकर गवाह तक सब फर्जी हैं। कार्तिक ने घबराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर ने कागज और फोन लहराया। ये तुम्हारी कॉल रिकॉर्डिंग और गवाहों के बयान हैं। सबूत मिटा सकता है क्या? मैंने पहली बार सबके सामने अपनी आवाज ऊंची की। आपने जो भी किया वो मुझे तोड़ने के लिए किया था, लेकिन आप हार गए कार्तिक। पापा जी ने मुझे बेटी बनाया और आपने मुझे पराया कर दिया। अरे मैं तो इस घर में आपकी वजह से आई थी, लेकिन आपने मुझे कुछ समझा ही नहीं। कार्तिक चुप था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो कभी मुझसे ऐसी बात सुन पाएगा। इंस्पेक्टर के जाते ही मोहल्ले में भीड़ जमा हो गई। सब कानाफूसी करने लगे। बहू ने अपनी इज्जत खुद बचाई। मुझको अब किसी बात की परवाह नहीं थी। मैं बस पापा जी के पास जाकर खड़ी हो गई। पापा जी, अब जो होगा मैं उसमें आपका ही साथ दूंगी। थोड़ी देर बाद पापा जी ने कार्तिक को बुलाया। बेटा, तुझे दो रास्ते देता हूँ, या तो अपना जुर्म कबूल कर और सबके सामने माफी मांग, या फिर पुलिस केस झेल। अब तुम देख लो क्या करना है। कार्तिक अब भी तिलमिला रहा था। पापा आप मुझे जेल भिजवाएंगे? श्यामलाल जी ने कड़क आवाज में कहा। जो बेटा औरत की इज्जत को पैसे से तौल दे वो मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। कार्तिक अपने पापा की बातें सुनकर गुस्से में वहां से चला गया। मैंने अब अपने बैंक अकाउंट से खुद सब्जी वाले और काम वाली को पैसे दिए। अब मैं हर छोटी जरूरत के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती थी। ये छोटी बात थी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी जीत थी। पहली बार मैंने अपनी इज्जत खुद बनाई थी। पापा जी ने पूरे परिवार और आस पड़ोस को बुलाया। कार्तिक को सबके सामने खड़ा किया। कार्तिक, जो भी किया है सब बोल। कार्तिक की आवाज कांप रही थी। मुझे माफ कर दो, मैंने गलत किया। कनिका, मुझे माफ कर दो, मैंने उसे देखा। माफी से सब कुछ वापस नहीं आता, लेकिन पापा जी जो कहेंगे वही होगा। पापा जी ने सबके सामने कहा, बहू बहू नहीं होती, बेटी होती है। जो बेटा अपनी औरत को हक ना दे सके, उसे बाप का नाम लेने का भी हक नहीं। उनकी ये बात मोहल्ले में मिसाल बन गई। अब कई औरतें ये सुनकर अपने हक के लिए आवाज उठाने लगी थी। रात को मैं बालकनी में खड़ी थी। पापा जी मेरे पास आए और बोले, डर तो नहीं लग रहा है बेटी? मैंने मुस्कुराकर कहा, अब नहीं पापा जी, अब मुझे पता है कि ये बेटी कभी अकेली नहीं होगी। कुछ हफ्ते बाद मेरे मायके से फोन आया, बेटा तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, समय मिले तो आ जा, तेरी माँ का दिल बहल जाएगा। मैंने पापा जी से कहा, पापा जी मैं माँ को देखने चली जाऊं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा अब तू किसी से पूछ कर नहीं जाएगी। ये घर भी तेरा है, वो घर भी तेरा है। तू अपने माँ बाप से मिलने के लिए जब चाहे तब जा सकती है। जैसे ही मैं मायके जाने को तैयार हुई, कार्तिक फिर भड़क गया, जाओगी? अगर गई तो फिर कभी वापस मत आना। और हाँ, मेरे पापा के पैसे मत ले जाना, ये सब मेरे बाप का है। मैंने पहली बार उसे ठहर कर जवाब दिया, कार्तिक मैं तुम्हारा दिया हुआ कुछ नहीं लेकर जा रही, ये मेरा हक है, मेरे पापा जी ने दिया है। कार्तिक ने गुस्से में पास रखी चीजें पटक दी, पर अब उसकी आवाज का असर मुझ पर नहीं हुआ। मैं जब मायके पहुंची तो माँ ने मुझे देखकर आंसू बहा दिए। बेटी तू बहुत कमजोर लग रही है, खुश तो है ना? मैं पहली बार माँ की गोद में सिर रखकर खूब रोई। माँ खुश तो नहीं हूँ, पर अब डरती भी नहीं हूँ। माँ ने मेरा माथा चूमा, बस यही बहुत है। इधर मैं मायके में थी, उधर पापा जी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी।
डॉक्टर ने कहा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है, इन्हें ज़्यादा तनाव नहीं देना चाहिए। मुझको पता चला तो मैं भागी भागी लौटी। पापा जी मुझे देखकर मुस्कुराए। मैं ठीक हूँ बेटा, पर यह लड़ाई अभी बाकी है। घर लौटते ही मुझसे पड़ोसन मीना दीदी ने कहा, बहू जी सारा घर संभालोगी, मर्द की कदर करो तभी घर चलेगा। मैंने पहली बार मीना दीदी को ठंडे लहजे में जवाब दिया, मर्द की कदर वही होती है जहाँ वो औरत की इज्जत करे। मीना दीदी चुप हो गई। मोहल्ले में फिर कानाफूसी शुरू हो गई। इसी बीच कार्तिक ने अपनी नौकरी छोड़ दी। वो पापा जी पर और मुझ पर निर्भर रहने लगा। एक दिन मुझको पता चला कि कार्तिक ने बैंक से लोन लेने की कोशिश की है, घर के कागजों पर फिर से साइन कराने के लिए। मैंने सीधे सीधे कार्तिक को रोका, इस बार ये घर गिरवी नहीं पड़ेगा, ये घर पापा जी ने मेरे नाम कर दिया है। कार्तिक ने झूठी हंसी हंसी, तू मुझे रोक पाएगी? मैंने कहा हाँ, अब हर दस्तखत से पहले मैं पढ़ूंगी समझूंगी। अब मैं अनपढ़ बहू नहीं हूँ। पापा जी ने कनिका को पास बैठाया। देख बेटा, मैं कब तक हूँ पता नहीं, पर तुझे अब किसी के आगे झुकने नहीं दूंगा। मेरी बेटी अब किसी कागज पर जबरन दस्तखत नहीं करेगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। आप नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूंगी? पापा जी ने कहा, बेटी को अपने आप खड़ा रहना भी आना चाहिए। ये लड़ाई अब तेरी है, मैंने ठान लिया। अब घर के सारे खर्चे का हिसाब मैं खुद रखने वाली थी। मैंने एक नया खाता खोला और कार्तिक को साफ कहा, अब से जो भी खर्च होगा सब मेरे बैंक से जाएगा, लेकिन बिना जरूरत के 1 रुपया नहीं मिलेगा। कार्तिक ने चीख कर कहा, तू मुझे जेब खर्च देगी? मैंने पहली बार ठहाका लगाया, हाँ, जैसे तुम मुझे देते थे। अब मोहल्ले में औरतें मेरे पास सलाह लेने आने लगी, दीदी हमें भी बताओ बैंक खाता कैसे खुलवाते हैं। मैंने अपनी हंसी दबाकर कहा, पहले खुद को बेटी समझो, फिर किसी से डरो मत। एक रात पापा जी ने मेरे तकिए के नीचे एक चिट्ठी रख दी, अगर मैं कल ना रहूं तो बेटी डरना मत, मेरे दोस्त तुझे संभालेंगे, तू बस अपनी आवाज उठाना मत छोड़ना। मैं वो चिट्ठी पढ़कर देर तक रोती रही। मुझे अब पता था कि मेरी हिम्मत ही मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। अब पापा जी का स्वास्थ्य और गिरने लगा था। वो ज्यादातर बिस्तर पर ही रहते। एक रात मैं उनके पास बैठी थी। उन्होंने बहुत धीरे से कहा, बेटी ये घर अब तुझे ही चलाना होगा, तू तैयार है? मेरी आंखों में आंसू थे। हाँ पापा जी, आप चिंता मत करो। उन्होंने कांपते हाथों से मेरा सिर सहलाया। मुझे मेरी बेटी पर गर्व है और पापा जी की इस बात को सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। उधर कार्तिक फिर अपने पुराने दोस्तों से मिला। देखो यार, वो तो अब घर भी मुझसे छीन लेगी, कुछ तो करना होगा। एक दोस्त ने सलाह दी, उसे नौकरी मत करने देना और किसी तरह उसका बैंक अकाउंट खाली करवा दे। कार्तिक ने सिर हिलाया। अब वो अंदर ही अंदर प्लान बना रहा था। पापा जी की हालत देख मुझे समझ आ गया था कि मुझे अब अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। मैं मोहल्ले के पास ही एक स्कूल में गई। वहाँ की प्रिंसिपल मेरी पढ़ाई के कागज देखकर बोली, तुम बीए पास हो, तुम्हें तो नौकरी मिल सकती है, आ जाओ और बच्चों को पढ़ा दो। मेरी आंखों में चमक आ गई। मुझे बस एक ही मौका चाहिए मैडम, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मैंने पापा जी को आकर बताया, पापा जी मैंने स्कूल में नौकरी कर ली, अब घर चलाने में आपके पैसे नहीं लगेंगे। पापा जी की आंखों में आंसू थे। बेटी तू आज जो भी है वो मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। जब कार्तिक को पता चला कि मैंने नौकरी शुरू कर दी है तो वो फट पड़ा मुझ पर, अब तू मुझे पैसे कमा कर खिलाएगी? मैंने पहली बार ठंडे लहजे में कहा, तुझे कोई और खिला रहा था, अब खुद खा ले, मेरी कमाई मेरी मेहनत की है। कार्तिक ने मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। अब मैं वो कनिका नहीं हूँ जो सब सह ले। मैं जब स्कूल जाने लगी तो कुछ औरतें खुसुर फुसुर करने लगी, देखो बहू घर से बाहर नौकरी कर रही है, मर्द की कमाई से पेट भरना चाहिए, बाहर जाने की क्या जरूरत है। मैंने सुन लिया, लेकिन पहली बार मैं मुस्कुरा दी। सबकी सोच बदल दूंगी, अब बेटियां भी घर चला सकती हैं। 1 महीना बीता, मैंने अपनी पहली तनख्वाह ली। नोटों को देख मैंने सबसे पहले पापा जी के हाथ में रखे। पापा जी ये आपका आशीर्वाद है। पापा जी की आंखों से आंसू झर पड़े। अब मुझे चैन से नींद आएगी बेटा। इसी बीच मुझको पता चला
कि कार्तिक ने उसके बैंक खाते से पैसे निकलवाने की कोशिश की थी फर्जी साइन से। मैंने बिना डरे पुलिस में शिकायत की। मेरा पैसा मेरी मेहनत का है, कोई भी इसमें हाथ लगाएगा तो जेल जाएगा। इस बार मोहल्ले वालों ने भी मेरा साथ दिया। बहू सही कह रही है, कार्तिक को पहली बार सच में एहसास हुआ। अब कनिका को दबाना आसान नहीं। एक रात पापा जी मेरा हाथ थाम कर बोले, अब मैं ना भी रहूं तो तुझे कोई झुका नहीं पाएगा, तू बस कभी चुप मत बैठना। मेरी आंखों से आंसू गिरते रहे, लेकिन अंदर कहीं एक नई ताकत उग रही थी। कुछ महीने बाद एक सुबह पापा जी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। मैंने सब कुछ छोड़कर उनका हाथ थामे रखा। उन्होंने टूटती आवाज में कहा, मैं चैन से जा रहा हूँ बेटी, अब तू अकेली नहीं है, तू खुद अपनी ताकत है। पापा जी आप मुझे ऐसे छोड़कर मत जाइए। पापा जी ने बहुत मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहा, मुझसे वादा कर, अब तू किसी औरत को कभी कमजोर नहीं होने देगी। मैंने उनकी ठंडी होती उंगलियों में अपनी मुट्ठी बींच ली। मैं वादा करती हूँ पापा जी। पापा जी ने एक लंबी सांस ली और मेरी दुनिया का सबसे बड़ा सहारा हमेशा के लिए सो गया। पापा जी के जाने के बाद मैंने खुद को बहुत संभाला। कार्तिक ने सोचा था कि अब कनिका टूट जाएगी, लेकिन इस बार मैं पहले से ज्यादा मजबूत खड़ी हुई। घर में सब काम वैसे ही चला, बस अब हर जिम्मेदारी मैंने अपने हाथ में ले ली थी। कार्तिक ने फिर एक कोशिश की। वो पापा जी के सारे पैसे अपने नाम करवाना चाहता था, लेकिन बैंक में जाकर उसे पता चला इन पैसों की नॉमिनी कनिका है। अब कुछ नहीं कर सकते। वो बैंक से बाहर आया। अब उसके पास कुछ नहीं था। नौकरी पहले ही छूट चुकी थी। दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया था। वो रोज घर में मुझसे उलझने की कोशिश करता, लेकिन मैं अब हर बार जवाब देती, बिना डरे बिना झुके। एक दिन स्कूल में मेरी मुलाकात एक महिला संगठन से हुई। वो औरतें मोहल्ले मोहल्ले जाकर महिलाओं को पढ़ाती थी कि अपने हक के लिए कैसे खड़ा हुआ जाए। मैंने उनका काम देखा तो उसमें खुद को पाया। मैंने हाँ कर दी। मैं भी तुम्हारे साथ जुड़ना चाहती हूँ, औरतों को अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहती हूँ। कुछ ही हफ्तों में मैंने अपनी गली के पार्क में औरतों के लिए एक छोटा सा शिविर रखा। कैसे बैंक खाता खोलें, अपनी पेंशन सरकारी योजना कैसे लें, पति के भरोसे क्यों बैठे। बहुत सी औरतें पहले डर रही थी, पर मेरी कहानी सुनकर सबकी आंखों में हौसला आ गया। वही मीना दीदी जो पहले मुझको ताने मारती थी, अब सबसे आगे बैठी थी। मुझे भी सिखा दो, मैं भी अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैंने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया। अब हम सब मिलकर खुद को बदलेंगे मीना दीदी, अब कोई बहू रोएगी नहीं। एक रात मैंने देखा कार्तिक चुपचाप उसका पर्स तलाश रहा था। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, कितना गिरोगे कार्तिक, कभी मुझे तोड़ने की कोशिश की, अब मेरी कमाई चुराओगे। कार्तिक ने फटी फटी आंखों से मुझको देखा। मैं हार गया कनिका। मैंने कहा, हार वो नहीं होती कार्तिक, हार वो होती है जब इंसान खुद को बदलने की हिम्मत ना करे। मैं पहली बार कार्तिक के लिए भी दया महसूस कर रही थी, लेकिन साथ ही मुझे पता था वो अब उसकी जिम्मेदारी नहीं। पापा जी ने मेरे नाम सिर्फ घर ही नहीं छोड़ा था, मेरे पास एक छोटी सी एफडी थी, जिससे मैंने मोहल्ले के लिए एक छोटी लाइब्रेरी खोल दी। अब वहाँ बच्चे भी पढ़ते, औरतें भी फॉर्म भरना सीखती। लोग कहते ये श्यामलाल जी की बेटी की लाइब्रेरी है। एक शाम मैं अपनी लाइब्रेरी के बाहर बैठी थी। मैं आसमान की तरफ देखकर बोली, देखिए पापा जी, आप तो नहीं हैं, पर आपकी बेटी अब अकेली नहीं है। अब हजारों बेटियां हैं जो आपके जैसे बाप का सपना पूरा करेंगी। मेरी छोटी सी लाइब्रेरी अब गली का सबसे जरूरी ठिकाना बन चुकी थी। वहाँ अब सिर्फ किताबें ही नहीं थी, वहाँ सपनों के पंख थे। कई औरतें शाम को आकर किताबें पढ़ती, बच्चों को पढ़ाती, कोई फॉर्म भरना सीखती। एक दिन मुझको एक एनजीओ से बुलावा आया, आप हमारे साथ जुड़ जाइए, शहर भर की औरतों के लिए आवाज उठाइए। पहली बार मैं किसी बड़े मंच पर खड़ी हुई। सैकड़ों औरतें सामने बैठी थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर आवाज नहीं। मैंने माइक संभाला। हम औरतें भी ख्वाब देखती हैं, अब वक्त है उन्हें पूरा करने का। अगर मेरे जैसे एक घर की बहू खड़ी हो सकती है, तो आप सब भी खड़ी हो सकती हैं। तालियों की गूंज में मेरी आंखों में पानी भर दिया। मुझे लगा जैसे कहीं ऊपर पापा जी भी मुस्कुरा रहे हों। इधर कार्तिक का हाल और भी बुरा होता गया। अब उसका कोई दोस्त नहीं था, कोई नौकरी नहीं।
मोहल्ले में लोग उसे इज्जत से भी नहीं देखते थे। कई बार वो लाइब्रेरी के बाहर से मुझको देखता, लेकिन मेरे पास जाने की हिम्मत नहीं होती। उसे अब अपनी गलतियां सच में काटने लगी थी, पर मेरे अंदर अब उसके लिए कोई दया नहीं थी। कुछ महीने बाद मैंने मोहल्ले के गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाना शुरू किया। शुरू में 3-4 बच्चे आए, फिर देखते ही देखते 20-50। मेरे लिए ये सबसे बड़ी जीत थी। मीना दीदी जो कभी मुझ पर हंसती थी, अब मेरे साथ बैठकर बच्चों को पढ़ाती थी। मैंने एक दिन उनसे कहा, देखा मीना दीदी, एक दिन तुम ही मुझे ताना मारती थी, आज तुम भी मेरी लड़ाई में मेरे साथ हो। मीना दीदी ने आंखें नीची करके कहा, बहू गलती मेरी थी। एक औरत अगर औरत की दुश्मन ना बने तो दुनिया बदल सकती है। एक दिन शहर के बड़े अफसरों ने मुझे बुलाया। आप इतने लोगों के लिए कर रही हैं, क्यों ना हम आपको एक महिला समिति का अध्यक्ष बना दें। मुझे याद आया, कभी मुझे दवा के लिए पैसे नहीं मिलते थे, आज मैं पूरे शहर की औरतों के लिए आवाज बन गई थी। मैंने हाँ कहा, लेकिन साथ ही एक वादा भी किया, मुझे सिर्फ कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे औरतों के लिए सुरक्षा, शिक्षा और आवाज चाहिए। आप देंगे? अफसरों ने वादा किया। मैंने उनकी आंखों में झांक कर कहा, अगर नहीं देंगे तो मैं खुद से ले लूंगी। कार्तिक ने एक बार फिर मुझको रोकने की कोशिश की। उसने अफवाह उड़ाई कि कनिका एनजीओ के पैसे खा रही है, लेकिन इस बार मोहल्ले की हर औरत मेरे साथ खड़ी हो गई। तू झूठ बोलता है कार्तिक, अभी ये कनिका अकेली नहीं, हम सब उसके साथ हैं। कार्तिक को पहली बार एहसास हुआ, उसने सिर्फ कनिका को नहीं, खुद को भी हरा दिया है। एक शाम मैं अपनी लाइब्रेरी के बच्चों को कहानी सुना रही थी। एक थे श्यामलाल जी, जिन्होंने अपनी बहू को बेटी बना दिया, और उस बेटी ने सब बहुओं को बेटी बना दिया। बच्चों ने तालियां बजाई, मैंने आसमान देखा और मन ही मन कहा, देखिए पापा जी, आपका सपना अब मेरा नहीं सबका है। पापा जी के जाने के बाद मैं जब जब घर के पुराने बरामदे में जाती, वहां रखी उनकी कुर्सी मुझे ऐसे घूरती जैसे पापा जी वहीं बैठे हों। रात में वो अक्सर उस कुर्सी पर हाथ रखकर बैठ जाती। पापा जी आप होते तो कितना समझाते, अब तो बोलने वाला कोई नहीं। कभी कभी मैं कुर्सी से बातें करती और खुद से पूछती, कनिका तू थक तो नहीं गई? और कुर्सी खामोश रहकर भी जैसे कह देती, नहीं बेटा थकना नहीं। इधर कार्तिक घर के कोने में पड़ा रहता, खाना भी खुद नहीं बनाता, मुझसे भी कहता नहीं। मैं अब रोज उसकी थाली में खाना रख देती, बिना एक भी शब्द कहे। कार्तिक अक्सर थाली देखकर बुदबुदाता, कितना गलत किया मैंने, फिर भी ये खाना दे देती है। लेकिन मैं अब उस कार्तिक के लिए नहीं, अपने लिए करती थी, ताकि उसे पता रहे कि वो नफरत में भी इंसानियत नहीं भूली। मीना दीदी एक शाम रोती हुई मेरे पास आई और बोली, मेरा आदमी अभी भी हाथ उठा देता है। मैंने भी लड़ने की कोशिश की, पर हिम्मत टूट जाती है। मैंने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। मीना दीदी, मैं जानती हूँ ये आंसू कैसे होते हैं, पर एक दिन आंसू हथियार बन जाते हैं, बस तुम टूटो मत। मीना दीदी बच्चों की तरह रोती रही। मैं देर तक उनका माथा सहलाती रही। एक दिन मैंने पापा जी की अलमारी खोली, अंदर उनकी पुरानी चादर, कुछ पुरानी फाइलें और एक पुरानी डायरी पड़ी थी। मैंने डायरी खोलकर देखा, उसमें एक पन्ने पर लिखा था, अगर कनिका कभी कमजोर पड़े तो मेरी ये चिट्ठी पढ़ ले। मेरी बेटी रो नहीं सकती, वो रोने के बाद भी मुस्कुरा सकती है। मैंने वो पन्ना अपनी छाती से लगा लिया। कितना बड़ा सहारा छोड़ गए पापा जी। एक रात बिजली चली गई, पूरा घर अंधेरे में डूबा था। मैं बरामदे में बैठी रही, तभी कोई पुरानी आवाज जैसे कानों में गूंजी, तू अकेली कहाँ है? मैंने अंधेरे में पापा जी की कुर्सी देखी, फिर आसमान देखा। आंखों से आंसू बह निकले। पापा जी आप कहीं नहीं गए, मैं जानती हूँ। अगली सुबह बच्चे लाइब्रेरी में आए। किसी ने मुझको पीछे से आकर पकड़ लिया। कनिका दीदी आज कहानी सुनाओ। मैंने बच्चों को देखा, उन्हीं की मुस्कान ने मुझे अपने पापा जी दिख गए। मैं रोई नहीं, बस उनके बालों को सहलाया। कहानी सुनोगे? मैंने उनको पापा जी के बारे में फिर से एक कहानी सुनाई। एक रात मैंने देखा कार्तिक अकेले बड़बड़ा रहा था और मैं बरामदे में बैठी थी। अचानक कार्तिक की टूटी आवाज आई, कनिका माफ कर दे। मैंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप उठी और रसोई में चली गई और पानी का ग्लास भरकर उसके पास रखा। पानी पी लो और भगवान से माफी मांग लो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी माफी। मैंने खुद को माफ कर दिया है। उस रात मैं अपनी चारपाई पर लेटी रही और छत देखती रही, खुद को थपकियां देती रही
रुक मत कनिका, रोना है तो रो, पर रुकना मत। मेरी आंखों से आंसू बहते रहे, पर उन आंसुओं से एक नई ताकत की जड़ें फिर से गहरी होती गईं। बरामदे में पापा जी का पुराना चाय का कप अभी भी रखा था। मैं हर रविवार उसे निकाल कर साफ करती। उस दिन कप में मिट्टी जमी थी। मैं कप को पकड़कर ऐसे देखती रही जैसे उसमें से पापा जी की चाय की खुशबू आ रही हो। धीरे धीरे मैंने कप को अपनी पलकों से छुआ। चाय अब नहीं बनेगी पापा जी, पर इस कप में आपकी गर्मी अब भी है। रात के सन्नाटे में मुझे कई बार लगता कोई बरामदे में चलता है। मैं उठकर बाहर देखती, वही पुरानी चप्पल पड़ी रहती। कभी कभी मैं उन चप्पलों को उठाकर सीने से लगा लेती। पापा जी, जब आप रात को हौले से चलते थे तो मुझे लगता था दुनिया में कोई डर नहीं है। एक सुबह मैंने देखा कार्तिक आंगन में बैठा था, आंखों में अजीब खालीपन था। वो बोला, कितना झूठ बोल लिया मैंने, अब कोई सुनता ही नहीं। मैं चुपचाप उसके पास गई। मैंने कार्तिक के कंधे पर हाथ रखा। कभी कभी सच भी चुप रहता है। तूने खुद से झूठ बोला, सबसे पहले अपने आप को धोखा दिया। अब सच तुझे अकेले में ही मिलेगा। मीना दीदी एक रात कनिका के कमरे में आई। उनके हाथ में आधा दुपट्टा था। आज मैंने उसे मारने नहीं दिया। उसने मुझ पर हाथ उठाया तो मैंने पकड़ लिया। तुमने ही तो हिम्मत दी थी ना। मैंने उनके आंसू पोंछ दिए। मीना दीदी, ये आंसू अब डर के नहीं जीत के हैं। पापा जी की एक लाइन थी, अगर मेरी बेटी कभी खुद को कमजोर माने तो आईने में मेरी आंखें देख लेना। मैंने वही पुराना आईना खोला, अपनी ही आंखों में झांका और देर तक चुपचाप हंसती और रोती रही। अगली सुबह मैं बरामदे में बैठी थी। अचानक कार्तिक मेरे पैरों के पास आकर बैठ गया। उसकी आवाज कांप रही थी, मैं हार गया कनिका, मैंने सब खो दिया। मैंने गहरी सांस ली। कुछ पल को लगा कि उसके भीतर का दर्द फिर से फूट जाएगा, लेकिन मैंने बस इतना कहा, मैंने भी सब खोया था पर खुद को पा लिया। तुम भी खुद को ढूंढ लो। अब मैं तुमको माफ करूं या नहीं ये मायने नहीं रखता। कार्तिक ने चुपचाप उसकी बातें सुन ली। शायद पहली बार उसे सच में पछतावा था। एक रात मैं थककर अपनी चारपाई पर लेटी। सिराहा ने फिर वही डायरी रखी। आंखों में आंसू भरकर मैं बुदबुदाई, पापा जी, अब भी डरती हूँ, पर अब डर से हारती नहीं हूँ। आप कहते थे बहू बेटी होती है, देखिए अब सबकी बेटी बन गई हूँ। मैंने वही पन्ना खोल कर देखा। उस पर बस एक पंक्ति थी, मेरी बेटी के आंसू एक दिन कितनों को जीना सिखाएंगे। मैं हारती रही, टूटती रही, लेकिन मेरे आंसू ही मेरी हिम्मत बन गए। पापा जी का दिया सबक, बहू बेटी होती है, अब अकेला नहीं था। वो एक आवाज बनकर हर गली हर घर में गूंज उठा। कभी पैसे के लिए हाथ फैलाने वाली बहू अब कितनों के आंसू पोंछने वाली बेटी बन गई। मेरी चुप मुस्कान हजारों टूटे दिलों को जीना सिखा गई। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।